Good morning, students. In today's class, we will revise Unit 1 of Biology. Okay, so let's revise some question answers. The first question is explain the term transplantation. So you need to define what is transplantation. Some of the crops are first grown in the nurseries and then transferred to the main field. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन. कहते हैं कुछ क्रॉप्स क्या होते हैं कि पहले हम उनको नर्सरीज में बड़ा करते हैं, बीजते नर्सरी में, ठीक है, और जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वहाँ से उसको उखाड़ के हम दूसरी मेन फील्ड मतलब कि जो हमारे खेत है हम वहाँ पर लाकर लगा देते हैं, ठीक है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांस मतलब चेंज, पोजीशन चेंज करना. प्लांटेशन मतलब किसकी पोजीशन चेंज करना? प्लांट की पोजीशन चेंज करना. पहले नर्सरी में उगाना प्लांट को, फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसको वहाँ से उखाड़ के अपने खेत में लगा लेना. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन. देन इज व्हाट इज फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. कहते हैं कि वो प्रोसेस जिससे शुगर जो चीनी है हमारी अल्कोहल मतलब शराब में कन्वर्ट हो जाती है यीस्ट की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस. थ्रू यहाँ लिखा थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो, ऐसी रेस्पिरेशन, ऐसी ब्रीथिंग प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. बिना ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट के यीस्ट जो है अगर शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब किसको फिक्स करना है? नाइट्रोजन को. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन into compounds of nitrogen so that plants can take up nitrogen is called nitrogen fixation. बच्चे पता क्या होता है? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन नहीं चाहिए होती जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है. प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है जो कि नाइट्रोजन के कंपाउंड में प्रेजेंट होती है. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन है या जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रोजन के कंपाउंड में, ताकि उससे प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन ले सकें और प्रॉपरली उनकी ग्रोथ हो पाए. ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर वीडीसाइड्स. गिव सम एग्जांपल्स. अब वीडीसाइड्स क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल हम देंगे कुछ. वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स दैट आर यूज टू रिमूव वीड्स. वो केमिकल जो वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं. वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, मतलब कि जो हमारी क्रॉप है उसके साथ अगर कोई घास है या कोई और प्लांट आके ग्रो हो गया है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? उसके साथ कम्पीट करेंगे हमारे प्लांट के साथ, क्योंकि उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगी. तो इससे क्या होगा? हमारी प्लांट को न्यूट्रिशन और ग्रोथ जो है मतलब कि जो सनलाइट है वो कम मिल पाएगी. इसलिए हम उन वीड्स को रिमूव करना पड़ता है. जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ता है. तो जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उन वीड्स को, उन अनवांटेड प्लांट्स को वहाँ से हटाने के लिए, उसको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं. सम कॉमनली यूज्ड वीडीसाइड्स आर 2,4-D एंड मेटाक्लोर. कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? 2,4-D और मेटाक्लोर, ये वीडीसाइड्स की एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रॉप. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. कहते हैं कि क्रॉप वर्ड से आप क्या समझते हो और कौन कौन सी टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करो. क्रॉप इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ प्लांट दैट इज ग्रोन इन अ फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल. कहते हैं क्रॉप किसको हम बोलते हैं? ऐसी किसको बोलते हैं अगर एक ही टाइप का प्लांट जो है
वो एक बड़े सारे एरिया में ग्रो किया हो, मतलब कि उगा हो, तो उसको हम क्रॉप बोल देते हैं। जैसे सीरियल क्रॉप्स, मतलब दालों की खेती, ठीक है, दालें, पल्सीज एंड फ्रूट क्रॉप्स, या फ्रूट की फसल। या अगर आम के पेड़ वहाँ बहुत सारे लगे तो हम बोलेंगे कि ये मैंगो क्रॉप है। अगर किसी एरिया में बनाना के ट्रीज बहुत सारे हैं तो वो बनाना क्रॉप्स होगी। अगर शुगर केन बहुत सारे हैं, मतलब कि गन्ने बहुत सारे हैं, तो हम बोलेंगे ये शुगर केन की क्रॉप है। तो जो भी हमारा प्लांट है, जो भी हमारा ट्री है, अगर एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे ये उसकी क्रॉप है। द क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज खरीफ एंड रबी। दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स और एक रबी क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स दैट इज सोन इन द रेनी सीजन बाय जून जुलाई एंड आर हार्वेस्टेड बाय सितंबर अक्टूबर। मतलब कि वो फसलें जिनको हम बारिश के सीज़न में, मतलब कि जून जुलाई के मौसम में उगाते हैं, और हार्वेस्ट कब करते हैं, उनकी कटिंग कब करते हैं हम, सितंबर या अक्टूबर में। दस दे आर ऑल्सो नोन एज समर सीजन क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल राइस, मेज एक्स्ट्रा। इसलिए हम इनको समर सीजन क्रॉप्स ही बोलते हैं, जैसे राइस होगी, मेज होगी और अदर। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर सीजन in October or November and are harvested by March, April. Thus, they are also called winter season crops. For example, mustard, wheat, potato, etc. कहते हैं रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम सर्दियों के मौसम में उगाते हैं, जैसे अक्टूबर और नवंबर में, और इनकी हार्वेस्टिंग, मतलब इनकी कटिंग कब करते हैं, मार्च और अप्रैल में। जैसे कौन कौन सी एग्जांपल है, इसलिए हम इनको विंटर सीजन क्रॉप्स से बोलते हैं। और खरीफ क्रॉप्स को हम बोलते हैं रेनी सीजन क्रॉप्स, ठीक है। रबी क्रॉप्स की एग्जांपल है मस्टर्ड, सरसों, वीट, गेहूं, पोटैटो, आलू, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग। कहते हैं लेवलिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं, फ़ायदे क्या हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग के ये एडवांटेजेस है, कौन कौन से हैं। लेवलिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय विंड और एयर। लेवलिंग क्या हेल्प करती है, ताकि विंड, हवा या पानी से, ठीक है, विंड और एयर से सॉइल की इरोजन ना हो, ठीक है। विंड, एयर और वाटर भी आ सकते हैं यहाँ पर। इट हेल्प्स इन सोइंग द सीड्स यूनिफॉर्मली एंड दस हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो यूनिफॉर्मली टू। कहते ये किससे हेल्प करती है, ताकि जो सीड्स है वो यूनिफॉर्मली ग्रो हो। यूनिफॉर्मली मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पर ही सीड्स सोन हो, ठीक है, सो हो, और उससे क्या होगा कि प्लांट्स भी यूनिफॉर्मली ग्रो हो पाएंगे, मतलब कि उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर हो पाएगी। इट हेल्प्स इन प्रॉपर इरीगेशन बाय अलोइंग द वाटर टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉइल। ये किस में हेल्प करते हैं, ताकि इरीगेशन प्रॉपरली हो सके, ठीक है, ताकि हर जगह पानी जो है वो इक्वल अमाउंट में जा सके, ठीक है। अगर कहीं ऐसा होगा कि एक जगह से हाइट ज़्यादा है खेत की और एक जगह से कम है, तो पानी सारा कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जो नीचे वाला एरिया हो, जो थोड़ा अपर एरिया, वहाँ पर पानी नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हम लेवलिंग करते हैं, प्लेन करते हैं एरिया को, ताकि हर जगह जो वाटर की सप्लाई है वो इक्वल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। जो हमारी मैन्योर होती है, जो खाद होती है, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे हैं। इट एनहेंसिस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये किस में हेल्प करती है, ताकि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। इट इम्प्रूव्स सॉइल क्वालिटी। मिट्टी की क्वालिटी को इंक्रीज करती है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करती है जो हमारी सॉइल के लिए अच्छे हैं, फ़ायदेमंद है। इट इज़ रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली। रिन्यूएबल मतलब कि जिनको हम बार बार बना सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इको फ्रेंडली मतलब कि ये हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। So next question is explain plowing और tilling, states its advantages। प्लोइंग और टिलिंग क्या होता है और इसके एडवांटेजेस बताओ।
द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ऐसी प्रोसेस जिससे हम सॉइल को लूजन कर सकते हैं या टर्न कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। ये किससे की जाता है? प्लो। अगर हम प्लो का यूज़ करें, हल का यूज़ करें, तो उससे प्लोइंग हम कर सकते हैं। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। अब प्लोज जो हल है वो किससे बने होते हैं? लकड़ी और आयरन से, लोहे से। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है प्लोइंग और टिलिंग की? प्लोइंग लूजन्स द सॉइल एंड मेक इट एरेट। सॉइल को लूजन कर देती है, और एरेटेड मतलब कि अगर उसमें स्पेस होगी तो एयर उसमें ट्रैप हो पाएगी, एयर एब्जॉर्ब हो पाएगी, और सॉइल में एयर एब्जॉर्ब हो जाएगी इजीली। तो जो हमारी सॉइल है वो एयरेटेड हो जाएगी। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑर्गेनिक मैटर विद द सॉइल यूनिफॉर्मली। ये किस में हेल्प करती है? जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हैं, वो जो है कंप्लीटली सॉइल में मिक्स हो जाए। इट इनिशिएट्स द ग्रोथ ऑफ नेचुरल एजेंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दस कीप्स द सॉइल फर्टाइल। ये क्या करती है कि जो नेचुरल एजेंट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देती है। ठीक है। जिससे हमारी सॉइल जो है फर्टाइल रहती है, मतलब कि उसमें फर्टिलिटी इंक्रीज होती है सॉइल की। इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है उसकी पानी एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है। इट हेल्प्स इन ईज पेनिट्रेशन ऑफ रूट इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है, इजीली रूट्स जो है वो सॉइल में पेनिट्रेट हो जाती है, मतलब कि मिट्टी की जकड़ ज़्यादा हो जाती है, मिट्टी की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, ताकि वो रूट्स को होल्ड करके रखें इजीली। ठीक है। डिस्क्राइब वैक्सीन एंड इट्स वर्किंग। कहते हैं वैक्सीन क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या है। अ वैक्सीन मेड बाय अ वीक और किल स्ट्रेन ऑफ अ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। कहते हैं वैक्सीन किससे बनी होती है? वीक, जो कमज़ोर है, और किल स्ट्रेन ऑफ अ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं उनके थ्रू वैक्सीन बनाई जाती है। व्हेन अ वैक्सीन इज इनोकुलेटेड इन द बॉडी प्रिपेयर्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। कहते जब वैक्सीन जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है वैक्सीन के अगेंस्ट। ठीक है। जो वैक्सीन से हमें प्रोटेक्ट कर सके। दस द बॉडी लर्न्स एंड रिमेंबर्स हाउ टू फाइट विद दैट माइक्रोब इन फ्यूचर। तो उससे क्या होता है कि बॉडी को पता चल जाता है कि अगर ये माइक्रोब हमारी बॉडी में फ्यूचर में एंट्री करे, ठीक है, एंटर करे, तो हमें इससे कैसे लड़ना है, क्योंकि हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज ऑलरेडी जनरेट की होती हैं। तो अगर वो मान लो कि कोई डिसीज़ है, ठीक है, उसकी वैक्सीन हमने लगा ली, तो वैक्सीन भी उससे ही बनी होगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कोज करते हैं, लेकिन वो तो या ज़्यादा वीक है कि वो डिसीज़ कोज नहीं कर सकते, या वो मर चुके हैं। ठीक है। उनसे वैक्सीन बनाई जाती है। तो जब वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाएगी तो हमारी बॉडी उससे बचने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। तो जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई तो इन फ्यूचर अगर हमें वो बीमारी होती भी है तो हमारी एंटीबॉडीज़ जो है हमें उस बीमारी से बचा लेंगी। दस वैक्सीनेशन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। तो इसलिए हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं ताकि हम डिसीज़ से बच पाएँ। इसलिए ही बच्चों आपके लिए नेसेसरी है कि कोविड की वैक्सीनेशन जो है वो जल्दी से जल्दी लगवा लो। आप खुद भी लगवाओ जब भी आपके लिए अवेलेबल होती है, और अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को भी बोलो कि वो वैक्सीन लगवा लें ताकि कोविड से वो बच सकें। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज ऑयल एडेड वाइल मेकिंग पिकल्स। कहते हैं जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें तेल क्यों डाला जाता है? ऑयल सील्स ऑफ द एयर फ्रॉम द आइटम दैट इज बीइंग पिकल्ड एंड दस इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहते हैं ऑयल क्या करता है, एयर जो पिकल है उसमें से एयर को बाहर निकाल देता है, या एयर के साथ उसका कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देता है। उससे क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती, और हमारा जो अचार है, जो पिकल है, वो प्रिवेंट हो जाता है, बच जाता है।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैस्चराइजेशन? पैस्चराइजेशन से आप क्या समझते हो? पैस्चराइजेशन इज अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। पैस्चराइजेशन कौन सा मेथड है? फूड को प्रिजर्व करके रखने का। मिल्क इज पैस्चराइज्ड बिफोर बीइंग पैक्ड। मिल्क को पैस्चराइज करते हैं पैक करने से पहले। पैस्चराइजेशन का क्या मतलब होता है? मिल्क को हीट करना 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 15 से 13 मिनट तक, और उसके बाद उसको क्विकली कूल कर देना, ठीक है। पैस्चराइजेशन से क्या होता है? माइक्रोब्स किल हो जाते हैं जो मिल्क में प्रेजेंट हो, और मिल्क हमारा प्रिवेंट हो जाता है और उसके बाद उसको पैकेट्स में बंद करके सेल कर दिया जाता है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।